लकड़बग्गा रोया। सैयद मोहम्मद अशरफ। कप्तान पुलिस से लकड़बग्गा जिंदा पकड़ लाने के इस कारनामे पर शाबाशी और इनाम लेना है। इस ख्वाहिश के नशे में वो हुजूम ऐसा बेहवास हुआ कि ये भी नहीं सोचा कि उनका बंगला आबादी से परे जंगल के रास्ते में है और जंगल देखकर उसकी वहशत भड़क भी सकती है। और यही हुआ। लकड़बग्गे को लिए हुए वो हुजूम अभी पुलिस कप्तान के बंगले के रास्ते ही में था और बंगले की चार दीवारी थोड़ी ही दूर रह गई थी। तो जाने उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो एक लम्हे को रुका, गर्दन में पड़ी जंजीर खींची और तनकर रह गई। मुंह पर बंधे मुसीके के अंदर गुर्राहटें आपस में गड़बड़ होने लगी। तब जंजीर थामे शख्स ने अपनी पूरी ताकत से जोर लगाया। लकड़बग्गे के अगले पंजे जमीन से उठे और पिछले पंजों पे थमा उसका बदन चंद बालिश्त आगे सरक आया और इतने हिस्से की जमीन पर उसके पंजों के निशान ऐसे बन गए जैसे किसी ने जमीन पर दो लाठियां रख कर ताकत से खींच दी हों। पिछले पंजों को दम लगाकर रोका, अगले पंजे फिजा में बुलंद किए और पूरे बदन की कुव्वत को रीढ़ की हड्डी और बाजुओं के जोड़ों में भरकर छलांग लगा दी। जंजीर थामे शख्स की मजबूत गिरफ्त में फंसी जंजीर उसकी हथेलियों को लहू लुहान करती हाथ से निकल गई। हुजूम के मुंह से एक चीख निकली और कुछ बेतरतीब जुमले। वो आगे ही आगे दौड़ रहा था और जंजीर झंझनाती हुई उसके साथ साथ खिसक रही थी। देहात से आने वाली सड़क पर पुलिस की एक जीप शोर मचाती हुई आ रही थी। आगे जीप और पीछे उधम मचाता हुजूम। वो एक लम्हे को ठिठका और कप्तान के बंगले के गेट पे खड़े बावर्दी सिपाही की खाकी पतलून से टकराता हुआ गुलाब के तख्ते को पार करके गर्दन गर्दन खड़े गेहूं के खेत में घुस गया, गुम हो गया। पुलिस कप्तान ने ड्राइंग रूम से मुल्हक अपने ऑफिस में बैठे बैठे दरवाजे से बाहर बरामदे में खड़े उस शख्स को देखा जो कुर्ता पाजामा पहने था, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जिसकी गर्दन और चेहरे पर डंडों की मार के ताज़ा निशान थे और जिसके होठों पर पपड़ी जमी हुई थी। कंधों पर राइफल लटकाए दो सिपाही उसके बाजू पकड़े उसे घेरे खड़े थे। सूरज डूब चुका था, लेकिन रोशनी इतनी कम भी नहीं थी कि पुलिस कप्तान उस शख्स के माथे पे लिखे अंधेरे को पढ़ न सके। उन्होंने कुर्सी पर पहलू बदला, हल्क में कोई चीज अटकी हुई महसूस हुई, खंखार कर गला साफ किया और अपने और उस आदमी के दरमियान खड़े थाना कंचनगढ़ी के थानेदार की वर्दी को आंखों ही आंखों में ऊपर से नीचे तक देखा और आवाज में अफसराना रोब पैदा करते हुए पूछा, हेड कांस्टेबल राम अवतार कितनी देर में आ पाएगा? थानेदार की एड़ियां आपस में मिली, मुट्ठियां टांगों से चिपक कर नीचे की तरफ खींची, होठों पर एक तजर्बेकार मुस्कुराहट आई। ड्राइवर से कह दिया था सरकार के आंधी की तरह जीप ले जाए और तूफान की तरह वापस लाए। दीवान जी थाने पर ना हो तो घर से उठा लाए, सिविल पहने हो तो वर्दी पहनने में समय ना खराब करें, वर्दी उठा लाए, रास्ते में जीप के अंदर ही बदल लें, जीप आती ही होगी हुजूर। और ये कहकर उन्होंने उस शख्स के पीछे खेतों पे फैलती तारीकी में आंखें जमा दी और जब निगाहें वापस खींची तो देखा कि बरामदे के नीम तारीक माहौल में लिपटे उस शख्स का सीना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था और आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। उन्हें फिर हल्क में कोई चीज अटकती हुई महसूस हुई। दुविधा भरी आवाज में थानेदार से पूछा, क्या आपको बिल्कुल यकीन है कि ये नायक के गिरोह का आदमी है? हस्बे आदत थानेदार ने बदन को खफीफ सा झटका देकर खुद को अटेंशन जाहिर किया और पहले से भी ज्यादा एतमाद के साथ बोला, आप चिंता ना करें हुजूर, बिल्कुल सही आदमी मारा जा रहा है। फिर कुछ रुक कर कुछ सोच कर बोला। इस बार उसकी आवाज में सरगोशी के सुर नुमाया थे, अगर छोड़ दिया गया तो कल ही ये जमानत करवा लेगा और परसों आपके पास इलाके से वायरलेस मैसेज आ जाएगा कि फला गांव में डकैती हो गई और 3 आदमी मारे गए, और फिर ऊपर से आईजी साहब की डांट आएगी। तो सरकार आप खूब गौर कर लें। और तब कप्तान पुलिस ने सोचा कि कंचनगढ़ी का थानेदार बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि अगर ये झूठ भी बोल रहा है तब भी अपनी बात को सच साबित करने भर की ताकत और सलाहियत इसमें मौजूद है। अगर मुखबिर की इत्तला सही भी है कि थानेदार कंचनगढ़ी
इस मुलजिम श्याम सुंदर को सिर्फ इसलिए मरवाना चाहता है कि कंचन गढ़ी का प्रधान इस काम के लिए थानेदार को 5,000 रुपए दे चुका है। तब भी मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं मुलजिम श्याम सुंदर को छोड़ भी दूं तो ये बिल्कुल सही है कि कल ही इसकी जमानत हो जाएगी और परसों थाना कंचनगढ़ी से 2 कोस दूर ग्राम लालपुर के उन तीनों आदमियों को थानेदार मरवा डालेगा जिनके कत्ल के लिए एमएलए श्री रामधर 10,000 नकद और तखत थाने की थानेदारी दिलाने का वादा कर चुके थे। और फिर रात के 3 बजे वायरलेस पे तैनात सिपाही मेरे कमरे के अंदर जूते उतार कर आएगा और हाथ में थामी स्लिप पड़ेगा। ग्राम लालपुर में रात 2:45 पर डकैती पड़ी। पुलिस ठीक समय पर पहुंच गई। डाकू सामान नहीं ले जा सके। मुठभेड़ में डाकुओं के हाथ गांव के 3 आदमी मारे गए। डाकू एक देसी तमंचा और कुछ खाली कारतूस छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। और जब ये मैसेज हेडक्वार्टर पहुंचेगा तो आईजी साहब की डायरी में फिर मेरा नाम लिखा जाएगा और जून वाले तबादलों में हो सकता है किसी बेकार सी पोस्टिंग पर मुझे दे मारे। और जब बेकार सी पोस्ट मिलती है तो न इतना बड़ा घर होता है जिसमें साल भर का गल्ला उगाया जा सके, और न सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज, और न वो दबदबा। साथ के अफसरान चुपके ही चुपके आंखों ही आंखों में कैसा मजाक उड़ाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था, उन्होंने कुर्सी की पुष्ट से पीठ लगाकर मुतमईन लहजे में कहना शुरू किया कि क्या हेड कांस्टेबल राम अवतार को इसका तजुर्बा भी है? हुजूर, थानेदार की आवाज में बला का एतमाद था, क्योंकि वो अपने अफसर की हार पढ़ चुका था। हुजूर, दीवान जी राम अवतार पिछले कप्तान पुलिस श्री वर्मा के समय में अकेले ही 5 बार ये काम कर चुका है। बहुत बिकट जवान है। मगर क्या ये मुनासिब होगा कि मुलजिम यानी इस डकैत को हमारी ही कोठी में मारा जाए? सरकार, इसमें एक राजनीति है। मुकदमा यूं बनेगा कि मुलजिम अपने गिरोह के साथ कप्तान पुलिस की कोठी पर रात के समय पहुंचा, जहां थानेदार कंचनगढ़ी इलाके की डकैती और मर्डर की चर्चा करने गए हुए थे। गिरोह इस बात की टोह लेना चाहता था कि कप्तान पुलिस ने क्या आदेश दिए हैं, क्योंकि कप्तान साहब ने पूरे इलाके को क्लियर करने के आदेश दिए थे। इसलिए अचानक कप्तान साहब पर जानी हमला हुआ। मुलजिमान भागे, उनके पीछे पीछे थानेदार कंचनगढ़ी और दीवान राम अवतार भागे। बाकी लोग असलहा और कुछ खाली कारतूस और जूते छोड़कर भागने में सफल हो गए, परंतु हमला करने वाले श्याम सुंदर उर्फ शामू को दीवान राम अवतार ने मुठभेड़ में मारा। इतना कहकर थानेदार रुका। कप्तान पुलिस ने देखा कि अंधेरे में उसके दांत चमक रहे थे, जैसे हो सकता है डीआईजी साहब हेड कांस्टेबल राम अवतार को इस बहादुरी के सिले में 500 रुपया इनाम भी दे दें। उसके दांत फिर चमके। उसके दांतों की चमक और मुलजिम के चेहरे पर फैली हुई धुंधलाहट के पस मंजर में गेहूं के खेत बिल्कुल तारीक हो चुके थे। किरमुच के जूतों और देसी कट्टे का इंतजाम हो गया है? जी हाँ हुजूर, सिपाही बलदेव के पास थैले में सारा सामान मौजूद है। जीप ने मोड़ काटा, बरामदे के पास आकर ब्रेक लगे और हेडलाइट्स बुझ गईं। पुलिस दीवान राम अवतार वर्दी पहने उतरा, खटखट करता चला और मुलजिम श्याम सुंदर को एक नज़र देखता हुआ कप्तान पुलिस के सामने आकर जूते बजाकर सैल्यूट करके अटेंशन खड़ा हो गया। आराम से, कप्तान पुलिस ने हस्बे आदत कहा। बाहर बड़ी भीड़ है, देहात वाले लकड़बग्गा पकड़ कर लाए थे, वो छूट गया है और साहब की कोठी के अंदर ही है। राम अवतार ने बदन ढीला छोड़ते हुए कहा। क्या दीवार फलांग कर आया? नहीं हुजूर, पहरे के सिपाही ने बताया है कि मेन गेट से घुसा है। लकड़बग्गे की हिम्मत देखिए हुजूर, मेन गेट से घुस आया। थानेदार कंचनगढ़ी के दांत फिर चमके। कप्तान पुलिस कुर्सी से आधे उठ चुके थे। इस जुमले पर एक सानियों को ठिठके, फिर सीधे खड़े होकर बोले, मैं देखता हूँ भीड़ कोठी के अंदर ना आ जाए। आप बैठे सरकार, भीड़ में खुद संभालता हूँ, थानेदार बोला। नहीं, कप्तान पुलिस ने तकरीबन झिड़कने वाले अंदाज में उस तरह कहा जैसे अफसर कहते हैं, क्योंकि ओहदे और तजर्बे ने उन्हें इतना सिखा दिया था कि जिस अमल से किसी को कोई मादी नुकसान न पहुंच रहा हो, उस बारे में लहजा कितना ही दुरुस्त और करख्त क्यों ना हो, मातहत बुरा नहीं मानते, और बुरा मान भी जाएं तो इसका कोई नुकसानदेह रद्द अमल नहीं होता। और फिर ऐसे मौके पर लहजे को करख्त करने से अफसरी की अना को भी तस्कीन मिलती है। आप इस काम को निपटाइए, उन्होंने मुलजिम की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर मुलजिम का बदन कांपने लगा।
انہوں نے ملزم کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا، کیونکہ اس کا چہرہ ملگجی روشنی میں تھا، اس لیے وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے۔ وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر پہرے کا سپاہی بھیڑ کو روکے کھڑا تھا اور چلا چلا کر کہہ رہا تھا، چنتا نہ کرو، دیوار بہت اونچی ہے، نکل نہیں پائے گا۔ اس کے ہاتھ باندھ کر کوٹھی کے پیچھے لے چلو۔ دیوان جی، رائفل لوڈ کر لو۔ سپاہی، کھیت کے پاس جا کر اسے دوڑاؤ۔ چنتا نہ کرو، دیوار بہت اونچی ہے، یہ بھاگ نہیں پائے گا۔ میں بہت پرسن ہوں کہ آپ لوگوں نے جیداری سے کام لے کر اس خونی لکڑ بگے کو زندہ پکڑ لیا۔ کپتان پولیس یہ کہہ کر رکے اور پھاٹک سے لگی بھیڑ پر ایک نظر ڈال کر یہ سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کے بولتے ہی بھیڑ ایسے خاموش ہو گئی تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اب آپ لوگ شور نہ کریں، باہر ہی باہر دیوار کے سہارے لاٹھیاں لے کر کھڑے ہو جائیے۔ اگر لکڑ بگا بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو اسے باہر مت نکلنے دیجیے گا۔ یہ خونی اب بچ کر نہیں جا سکتا۔ دیوار کے پاس ایک ایک گز کی دوری پر جم جائیے۔ بھیڑ دائیں طرف کی دیوار کے برابر برابر کھڑی ہونے کے لیے آگے بڑھی۔ اور دیکھو رام اوتار دیوان جی، تھانے دار کنچن گڑھی نے دیسی شراب کی بوتل کا کاک کھول کر بوتل اسے دیتے ہوئے کہا، جب یہ 10 گز بھاگ لے تو فائر کر دینا۔ سپاہی، تم تھیلے سے کرمچ کے جوتے نکال لو، جہاں سے یہ بھاگے وہاں جوتے ڈال دینا، خالی کارتوس اور کٹا بھی وہیں گرا دینا۔ ڈھیلے ڈھیلے قدم رکھتا سپاہیوں کے پنجوں کے مضبوط شکنجوں میں کسا ملزم وہاں تک چلا جہاں تک سپاہی اسے لے گئے۔ گیہوں کے کھیت کی مینڈ آ گئی تھی۔ رام اوتار یہ بھاگ کر کوٹھی کے ادھر والے حصے کے کھیتوں کی طرف نہ جا سکے، دھیان رہے۔ تھانے دار بولا، آپ چنتا نہ کریں سرکار، رام اوتار اناڑی نہیں ہے، اب یہ بچ کر کہاں جائے گا۔ رام اوتار نے بوتل خالی کرتے ہوئے کہا اور بوتل کو پاس کھڑے سپاہی کے تھیلے میں اڑس دیا، جس میں سے ابھی ابھی کرمچ کے جوتے، خالی کارتوس اور دیسی پستول نکال کر زمین پر بکھرا دیے گئے تھے۔ دیوان جی، رام اوتار نے رائفل بولٹ کی۔ اب آپ باؤنڈری کی دیوار کے پاس ہوشیاری سے کھڑے ہو جائیے، کپتان پولیس نے چلا کر کہا، اور دھیمے سے پاس کھڑے پہرے کے سپاہی سے بولے، لکڑ بگا کوٹھی کے ادھر والے حصے کی طرف نہ بھاگ سکے، دھیان رکھنا، رائفل لوڈ کر لو۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کپتان پولیس کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کرتا ہوا گیہوں کے ان کھیتوں میں گھس گیا جہاں لکڑ بگا چھپا ہوا تھا۔ تیز ہوا سے ہلتے پودوں میں راستہ بناتا چٹ چٹ کرتا لکڑ بگا نسبتاً کم گنجان کھیت کے حصے میں نکل آیا۔ گلاب کے کسی پودے کے کانٹوں میں الجھ کر منہ پر بندھا موسیقا پہلے ہی کہیں گر چکا تھا۔ رک کر کانوں کو کھڑا کر کے ان کی نوکیں ملائیں اور ان نوکوں کے سرے چہار دیوار کی طرف کر دیے جس کی دوسری طرف سے ابھی ابھی انسانی آوازیں سنائی دی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ بدن کو موڑے بغیر صرف گردن گھما کر دیکھا، 2 پرچھائیاں تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی تھیں اور کھیت میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں اور انسانی آواز میں کچھ بول رہی تھیں۔ ملزم نے سنا کہ تھانے دار کنچن گڑھی نے ایک عجیب سی بے ہنگم آواز میں کہا تھا، کمر پر لات مار کر اسے بھگاؤ رام اوتار۔ رام اوتار رائفل سنبھالے گالی بکتا اس کی طرف بڑھا۔ ملزم کا چہرہ ان کی طرف نہیں تھا، اس لیے کان جان بن گئے تھے۔ اس نے بہت واضح انداز میں سنا کہ تھانے دار اور دیوان جی رام اوتار کے منہ سے جانوروں جیسی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کمر پر لات پڑنے کی وجہ سے ملزم آگے کی طرف جھٹکے سے گرتے گرتے بچا اور پوری طاقت سے بھاگ پڑا، اس امید پر کہ شاید چہار دیواری پھلانگ سکے۔ لکڑ بگے نے ان پرچھائیوں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کپتان پولیس نے ریوالور والے ہاتھ سے سپاہی کو اشارہ کیا۔ سپاہی نے رائفل چھتیائی۔ لکڑ بگا گردن گھما کر چٹ چٹ کرتا پوری طاقت سے گیہوں کے پودوں میں الجھتا بھاگتا دیوار تک پہنچا۔ فائر! کپتان پولیس پوری طاقت سے چیخے۔ جاڑوں کی نیم تاریخ خاموش رات کئی فائروں کی آواز سے گونج گئی۔ درختوں پر بسیرا لیتے پرندے گھبرا کر اڑے اور دیر تک بولتے رہے اور دیر تک درختوں کے پتوں اور شاخوں سے الجھتے رہے۔ رام اوتار نے پھونک مار کر رائفل کا دھواں صاف کیا اور کھیتوں میں پھڑکتے ملزم کو ایک نظر دیکھا۔ پہرے کے سپاہی نے دوبارہ بولٹ کیا اور بھاگتے ہوئے لکڑ بگے پر پھر فائر کیا۔ اس بار بھی نشانہ چوکا۔ لکڑ بگا دیوار کے پاس پہنچ کر ایک پل کو ٹھٹکا اور پوری قوت سے چہار دیواری کو پھلانگنے کے لیے چھلانگ لگا دی۔
कप्तान पुलिस तेजी से मुड़े और फाटक से निकलकर दीवार के पीछे जाकर देखा। लाठियां लिए हुए लोग उस पर जुटे हुए थे और वो पीठ के बल पड़ा तड़प रहा था। उन्होंने एक नजर लकड़बग्गे को देखा, चेहरे का पसीना पोंछते तेजी से पीछे मुड़े और भागकर अंदर आकर पहरे के सिपाही को हुक्म दिया, जाकर देखो लकड़बग्गा मरा कि नहीं, गेट के अंदर किसी को मत आने देना, खबरदार। रिवॉल्वर जेब में ठूंसते हुए भागते कदमों से वो अपने ऑफिस में दाखिल हुए। कुर्सी पर खुद को गिराकर आंखें बंद करके उन्होंने ख्याल किया कि जब लकड़बग्गे पर फायर हुआ था तो कोठी के उस तरफ भी फायर की आवाज सुनाई दी थी। उन्हें हल्क में सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। आंखें खोली, सामने थानेदार कंचनगढ़ी, दीवान जी राम अवतार और दोनों सिपाही अटेंशन खड़े थे। राम अवतार, उन्होंने बहुत थकी हुई आवाज में पूछा। क्या मरते दम वो रो रहा था? हाँ सरकार, ऑफिस में दाखिल होते हुए पहरे के सिपाही ने कहा, जिसके चेहरे पर खौफ व हिरास के आसार थे और सांसें जोर जोर से चल रही थी। हाँ सरकार, वो रो रहा था, मरते मरते रो रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि जंगली जानवरों को उन्होंने कभी रोते धोते नहीं देखा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सरकार, वो मर रहा था, उसका सीना जोर जोर से हिल रहा था और आंखों से आंसुओं की धार बेआवाज बह रही थी। कप्तान पुलिस कुर्सी से उठे, मेज पर चढ़े और चारों हाथों पैरों से मेज पर खड़े होकर छत की तरफ गर्दन उठाकर जोर जोर से रोने लगे।